हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री कॉन्साइज क्लास 7। ओके, सेलिना पब्लिशर्स। तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 1 जो था इस चैप्टर का, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ दिया था एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कुछ कुछ जैसे कि हाइड्रोजन एटम्स किन मॉलिक्यूल से बना है ना। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। ये हम लोगों को पढ़ना है। चलिए शुरू हो जाइए। अब देखिए, मैटर जो है वो कुछ कुछ पार्टिकल से बना हुआ होता है, ये तो आपको पता ही है ना। अब चलिए उन्हीं पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरपार्टिकुलर और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इसका मतलब हुआ कि एक सेकेंड, हाँ। तो मैंने ये मैटर लिया, सपोज ये मेरा मैटर है। ओके, इस मैटर में मैंने इधर कुछ पार्टिकल्स डाले, ठीक है। तो अब बहुत सारे पार्टिकल्स है इसमें, ठीक है। तो देख रहे हो कि आप इसमें थोड़ा सा स्पेस है ना जिससे सेपरेटेड है, उसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, या कि इंटर पार्टिक्यूलर भी बोल सकते हैं। अब ये देखो, ये गैस में इतना होता है, एकदम दूर दूर। लिक्विड में एकदम थोड़ा सा दूर दूर होता है ना। और सॉलिड में एकदम चिपका चिपका सा। हो गया ये क्लियर। अब नेक्स्ट है, अब हाँ, अब नेक्स्ट है दिस कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलिए एक्टिविटी पढ़ते हैं, एक सेकेंड। ओके, हाँ। तो एक्टिविटी 6 है ये। टेक हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, डिप अ स्पून in it. What do you observe? The water level rises, indicating that spoon occupies space. Now remove the spoon, water comes down to its original level. Now add a spoon of sugar to it and stir well. The sugar disappears, but the level of water in the glass does not rise. That means the volume of water has not increased, but where did the sugar particle disappear? ओके, तभी आपको क्या देखो, ये मेरे को एक्टिविटी पता है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अब देखो, एक ग्लास ऑफ वाटर लो। ग्लास तो है ही सबके पास, है ना। ग्लास ऑफ वाटर लो, कोई भी, आप स्टील भी ले सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, ग्लास में ना आपको ज़्यादा से मतलब ग्लास का जो मटेरियल होता है उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा। तो आप ग्लास भी ले सकते हैं, कि आपकी मर्जी आपको जो लेना है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा ग्लास, ठीक है। तो ग्लास मटेरियल का लो आप। अब देखो इसमें क्या करना है, आप थोड़ा सा वाटर डाल दो, ठीक है। यहाँ तक मैंने वाटर डाला। अब मैंने क्या सोचा कि थोड़ा सा इसमें मीठा करूँ इस पानी को। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने एक सेकेंड कुछ शुगर पार्टिकल डाल दिया, ऐसे 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 ऐसे। ओके, अब ये मैंने डाल दिया इसमें। लेकिन थोड़ी देर, मतलब अच्छे से स्टीर जब मैंने किया उसको, तो मतलब अच्छे से घुमाया, मतलब अच्छे से मैं चम्मच से घुमाया, तो देखा कि ये एकदम दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, अब मैं समझाता हूँ, इसका मतलब पता है मेरे को। देखो क्या हुआ, ये जो वाटर के जो पार्टिकल्स थे, सपोज एक सेकेंड, ये ब्लू है, ब्लू कलर, ये ब्लू चाहिए, हाँ ब्लू। ये जो ब्लू पार्टिकल्स है, ब्लू पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स है ना। तो उसके बीच में ये जो ग्रे 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 ये शुगर पार्टिकल्स आ गए। ओके, और ये लोग मतलब अपने आप को हटा लिए, जो भी गैप था वाटर मॉलिक्यूल्स में। सपोज ये शुगर मॉलिक्यूल है ना। तो ये वाटर मॉलिक्यूल
दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अर्थ। क्लियर यहाँ तक हो गया? आगे समझ में इन दोनों के जो स्पेस था वाटर मॉलिक्यूल के उनके बीच में अर्थ। लेकिन हाँ, तो अब देखो इसमें वाटर लेवल नहीं राइज हुआ क्योंकि शुगर क्या हुआ है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अर्थ। लेकिन अभी इधर हम लोग चेंज कर देंगे। देखो अगर आपने शुगर नहीं डाला, ठीक है, अगर आपने स्पून डाला, एक सेकेंड, अगर आपने इतना बड़ा ग्लास लिया, ओके, आपने इसमें पानी डाला, स्पून डाल दिया आपने इसमें, ओके, स्पून। और आपने लिखा कि स्पून डालने के बाद पहले स्पून डालने के पहले तो आप ये चेक कर दो कि ये वाटर लेवल है ना। अब उसके बाद आपने स्पून डालने के बाद आपने लिखा वाटर लेवल अचानक से राइज हो गया यहाँ पे। क्यों राइज हुआ? क्योंकि जो स्पून है, ये स्पून अट नहीं पा रहा है क्योंकि ये सपोज स्पून है, ये ठीक है, स्पून है। अब स्पून वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट नहीं पा रहा है, आया समझ में? इसलिए तो ये इसलिए राइज हो गया लेवल। आ गया समझ में? बस ये है। अब इस एक्टिविटी का क्या हुआ, ये कंक्लूजन। Why does the water rise on dipping a spoon? This is because a spoon is a bigger object. अच्छा हाँ, तो कंक्लूजन ये हुआ, कहता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब इसमें ये बता रहा है कि दिस शोज दैट देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इन वाटर, मतलब वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, लेकिन हर चीज नहीं आ सकता है उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। जैसे कि आपने देखा स्पून नहीं आ पाया, है ना, तो ये स्पून आ ही नहीं पाया वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, है ना, बहुत छोटे हैं, आप उसको आँख से नहीं देख सकते, लेकिन स्पून तो आप आँख से देख सकते हो ना। तो आप ही बताओ, इमेजिन करो कैसे वो हटेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। तो इसलिए वाटर लेवल राइज हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, अब नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। There exists a force of attraction between the particles or molecules of matter which holds them together. This is known as intermolecular force of attraction. ओके, एक सेकेंड, अब मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सपोज ये आपको मॉलिक्यूल्स तो पता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। अब मॉलिक्यूल देखो, ये चिपके चिपके से, मतलब चिपके चिपके से नहीं, मतलब आप देख रहे हो कि ये एक जगह पे कैसे है, चारे जो हिल जाते हैं एक जगह पे, कैसे है वो, मतलब कि ये होल कैसे किए हुए हैं, टुगेदर कैसे हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट हो रहा है। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट हो रहा है इन दोनों के बीच में, आया समझ में? INT मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, आप लिख मत देना एग्जाम में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। ये देखो, ये एरो में इंडिकेट कर रहा हूँ कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। अब वही सॉलिड्स में ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में देखो डिपेंड करता है। देखो सॉलिड पे आप देखोगे कि एकदम अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा ना, तब अगर आप बैठोगे ना कोई भी बेंच पे, तो बेंच से आप मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तब आप गिर जाओगे इस बेंच से। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाई है ना, इसीलिए आप देख सकते हो कि सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया? आगे समझ में? तो क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? The force acting between the molecules of matter which holds them together is known as the intermolecular force of attraction. यहाँ तक क्लियर? चलो हम नेक्स्ट इसी एक्टिविटी, अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग इस एक्टिविटी से पढ़ेंगे। कौन से एक्टिविटी से? एक्टिविटी 7। Take a wooden block, try to break it, applying a force on it. The block does not break. The block is made up of particles which do not separate easily. वही मैंने बेंच का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें ब्लॉक का एग्जाम्पल है, ओके।
तो ब्लॉक अगर आप तोड़ने का कोशिश करोगे इजीली नहीं टूटेगा, है ना। आपको बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत प्रेशर लगाने के भी बाद नहीं टूटेगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो सॉलिड है, और सॉलिड तो छोड़ो, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आया समझ में। अब वही सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में जा रहा है कि लिक्विड में जा रहा है कि गैस, मतलब डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे। ओके, अब टेबल है दिया वो हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ट्राई टू ब्रेक इट, हाँ, तो अब आप ब्रेक करोगे, फोर्स लगाओगे वुडन ब्लॉक पे, नहीं ब्रेक इजीली नहीं सेपरेट हो पाएगा, है ना। Okay, next they take a chalk piece, apply some force on it, and it breaks up in two pieces. आपने chalk piece किया, आपने जैसा force लगाया, दो पार्ट में easily break हो गया। Why does a chalk break into pieces by applying some force by hand, but not a wooden block? ये इधर एक क्वेश्चन आएगा, है ना, आपको भी आएगा। This is because the intermolecular force is weaker in chalk than in, देखो चॉक भी सॉलिड है, लेकिन क्या है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन वीक है थोड़ा सा, एज कंपैरिजन टू वुडन ब्लॉक, इसलिए वो ब्रेक हो गया, वरना वो भी ब्रेक नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट है टेक सम वाटर इन अ टेबल स्पून and throw it up. Why do you observe falling droplets of water as spherical in shape? Why it is spherical? Because some molecules have a tendency to stick together. Next, all these show that there is an intermolecular force of attraction between the particles of wooden block, particles of chalk piece and particles of water. तो हम लोग particles of water में क्या देखे, हम लोग उछाले पानी, तो हम लोगों ने क्या देखा, वो पानी के कुछ कुछ वाटर ड्रॉपलेट जो है वो निकले, और फिर वो कुछ स्फेरिकल वाटर शेप में थे, है ना। क्यों थे? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें, वाटर मॉलिक्यूल्स में टेंडेंसी होता है कि स्टिक रहते टुगेदर। ओके, नेक्स्ट है हेंस इट इज प्रूव दैट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज बिटवीन द पार्टिकल्स कीप देम टुगेदर। ओके, तो टुगेदर रखता है, लेकिन वो डिपेंड होता है कौन ज़्यादा टुगेदर रखेगा, कौन कम टुगेदर रखेगा, है ना। अब वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, या कि जिगजैग मोशन भी बोल सकते हैं, रैंडम मोशन को जिगजैग मोशन बोलते हैं, है ना। बाय नाउ यू नो दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ, नेक्स्ट पेज खोलते हैं हम लोग, पेज नंबर 6, है ना, 6 है ना, of minute particles which have gaps between them, but do these particles stand in the bulk, or do they keep moving? अब देखो एक सेकंड मैं पिछला पेज खोलता हूँ। हाँ, देखो क्या है, by now you know that matter is made, next page, second, मैटर इज मेड ऑफ मिन्यूट पार्टिकल्स। अभी तक आपको पता है कि जो मैटर है वो मिन्यूट पार्टिकल्स से बने हुए, इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब वही मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए? एटम से बने हुए, है ना, विच हैव गैप्स बिटवीन देम, उनमें गैप्स होता है। और डू दिस पार्टिकल्स स्टैंड स्टिल इन बल्क और दे कीप मूविंग? अब वही जो पार्टिकल्स हैं, क्या वो एक ही जगह रहते हैं कि मूव करते हैं? ये क्वेश्चन आएगा आपको। दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये जो जैसे कि मैं आपको पेन ये 3D से समझाता हूँ। ओके, न्यू डून से, ओके, हाँ। अब इसका मतलब ये होगा, देखो आप कोई सॉलिड लो, सॉलिड क्या कोई भी आप ले लो, मैटर का सॉलिड ले लो, गैस ले लो, लिक्विड ले लो। ओके, अब आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन आएगा कि जो मॉलिक्यूल्स है ये एक ही जगह पे कि मूव कर रहे हैं, है ना। देखो करते हैं मूव, उसी मूव करने को हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। ओके, जिगजैग पार्ट में करते हैं मूव। दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अभी हम लोग अच्छे से फॉलोइंग एक्टिविटी से समझ सकते हैं ये टॉपिक। नेक्स्ट Activity 8. Take a cup of water, add few drops of blue
ink into it, what do you observe? You will observe that the ink slowly mixes uniformly in water, making the whole solution blue. This is because the water as well as the ink particles are in continuous random motion. Due to motion, the blue color particles of the ink spread all over and give blue color to water. इसका तब ये हो, देखो अब ये आपको पेंट नहीं यूज करूंगा समझाने के लिए, इजिली आप समझ सकते हो। देखो वाटर लो, उस वाटर में आप इंक डालो। अब देखो आप क्या, देखो आप ऐसे जैसा कि आप जान रहे हो इसमें कि इंक आप शुरुआत में इंक डालोगे तो आप देखोगे कि इंक घूम रहे हैं, थोड़ा सा घूम रहे हैं ना। आप सॉल्ट डालते हो वाटर में, देखते हैं ना सॉल्ट थोड़ा सा घूमता है जिगजैग पार्ट में, वैसे इंक भी घूमता है। और घूमते घूमते क्या होगा, कंटिन्यूअस मूवमेंट से इंक का जो ब्लू कलर है वो वाटर ले लेगा, वाटर ब्लू हो जाएगा। बस ये इस एक्टिविटी में, जिसका मतलब हुआ कि वाटर इज द एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, हाँ, water is the water in the cup turns into blue solution ड्यू टू इंक। तो जो वाटर जो कप में था वो ब्लू कैसे हुआ, क्योंकि वो इंक के जो ब्लू पार्टिकल्स थे वो उनका जो कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा था वाटर मॉलिक्यूल्स और इंक के पार्टिकल्स का, वो बना दिया वाटर को ब्लू। आगे समझ में, इंक के कारण ब्लू हो गया वाटर। नेक्स्ट एक्टिविटी 9 take a glass tumbler, fill the 3/4 of it with water and sprinkle some sawdust on it. Observe it carefully using a magnifying glass. You notice that the particles of sawdust move randomly on the surface of water. अब ऐसा डस्टी वाटर आप देखते हो, उसमें देखते हो कि कुछ कुछ छोटे, आप पर्दा भी थोड़ा सा ऐसे मूव करते हो तो आप देखते हो कि कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स घूम रहे हैं ना, मतलब कर्टेन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि वो वही वही रैंडम मोशन हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी है, ओके। अब ये पार्टिकल्स मूव क्यों, कैसे मूव हो रहे हैं, ये तो पता चल गया कि मूव होते हैं, रैंडम मोशन इनको बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये रैंडम मोशन ऑकर कैसे हो रहा है ये बताओ, ओके। अब एक एनर्जी प्रोसेस होता है पार्टिकल्स पे, उन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करना ज़्यादा मूव करेंगे, है ना। अगर हम लोग डिक्रीज करें टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा और जो मॉलिक्यूल्स थे वो मूव नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग बॉइलिंग वाटर का एग्जांपल है, उसमें देखो कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं जिगजैग पाथ में ना। लेकिन आपने अगर उसको आइस में बदल दिया तो आप आइस में देखोगे कि नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो गया आइस में और मूव नहीं हो रहा है। बस ये हो गया इसका था, और कुछ नहीं समझना है, ठीक है। अब यही जो एनर्जी हेल्प कर रहा है मूव करने में उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, बस इतना। Hence, the movement of particles increase or decrease with the increase or decrease in temperature. बस kinetic energy is the energy that an object has due to its motion. कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम लोग पूरा ये ऊपर का 2-3 पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, ओके। हम लोग शुरुआत कर देते हैं इसका, क्योंकि आप पहले भी पढ़े हो, थर्ड स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, ठीक है। सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, ओके। डेफिनेट शेप का मतलब हुआ कि अगर आप ये टेबल उठाए और अगर आपने टेबल को कितना और रख दिया तो टेबल वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी सेम। देखो वॉल्यूम मतलब कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो सॉलिड, है ना। तो सॉलिड उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। The particles are tightly packed in solids. The intermolecular force of attraction is very strong and intermolecular space is almost negligible. अब देखो ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है सॉलिड में,
ये एकदम बहुत कम होता है, एकदम थोड़ा सा होता है। नेग्लिजिबल तो जीरो हो गया, जीरो नहीं होता है, जीरो के अब, लेकिन वन या टू उतना सा बहुत कम होता है ना। और फोर्स अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। द पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव। जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली मूव नहीं करते, दे कैन ओनली वाइब्रेट। देखो मूव भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पेस ही नहीं है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, वो वाइब्रेट करेंगे अपने मीन पोजीशन पे। आगे समझ में। अब नेक्स्ट है वुड, स्टोन, डायमंड, गोल्ड, सुगर पार्टिकल, सब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है इधर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज खोलने दो। दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट, एक सेकेंड। हाँ, they can only vibrate about their मीन पोजीशन। मतलब वही मैं आपको बोला था, सॉलिड्स आर रिजिड, रिजिड होते हैं मतलब एकदम खरे खरे, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग जैसा कुछ आप बोल सकते हैं। इनकम्प्रेसिबल, मतलब आप कंप्रेस कभी कर सकते हो सॉलिड को। देखो कुछ कुछ जैसे कि आप रबर को कर सकते हो थोड़ा सा, है ना, लेकिन टेबल, स्टोन, आयरन, चेयर, इन सब चीज़ों को आप नहीं कर सकते हो कंप्रेस, है ना। ओके, नेक्स्ट है आयरन, स्टोन, सैंड, वुड, वो कोल, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट लिक्विड, लिक्विड हैज अ डेफिनेट वन, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप लेकिन नहीं होता। अगर देखो अगर लिक्विड को एक ग्लास में रखोगे, ग्लास का शेप ले लेगा। अगर आप उसको किसी बॉटल में रख दोगे तो बॉटल का शेप लेगा, बस इतना। द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर लेस टाइटली पैक्ड इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड से कम पैक, मतलब कम tightly packed होते हैं। लिक्विड्स, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर एंड इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स आर लार्जर। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो थोड़ा सा वीक है एज कंपैरिजन टू सॉलिड्स, और लेकिन गैस के हिसाब से ज़्यादा है। और इंटरमॉलिक्यूलर गैप जो है वो थोड़ा सा बड़ा है सॉलिड के हिसाब से, तब ज़्यादा है ना। इसीलिए आप सॉलिड लिक्विड के अंदर आप हाथ अपना मूव कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा देखो क्या होता है ना, इजीली आप गैस ही में ही बस आप मूव कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट है दस द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव विद इन द बल्ब। liquids can flow and are therefore also called fluids। तो फ्लूइड्स क्या होता है आप पढ़ोगे चैप्टर में। देखो जो चीज़ फ्लो कर सकते हैं हम लोग उनको फ्लूइड्स बोलते हैं। अब लिक्विड भी फ्लो कर सकता है तो इसीलिए हम लोग फ्लूइड बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल्स क्या, लिक्विड के वाटर, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल, पेट्रोल एक्सेट्रा। ओके, next activity 10, take a cup filled with water. Water requires the shape of the cup. Pour this water into a glass. It fills half of the glass and takes the shape of the glass. Pour this water to pour this water into a bottle. The bottle is filled one third and water takes the shape of the water। इसका मतलब ये कि वाटर चेंज हो रहा है शेप, है ना, पहले ग्लास का शेप लिया, फिर कप का शेप ले लिया, फिर वाटर का शेप ले लिया। इट शोज दैट वाटर हैज द सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है। इट मेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज। और जितना वाटर आप डाले वाटर तो उतना ही रहा। आपने आपने ये नोटिस किया कि वाटर का लेवल चेंज हुआ, वाटर उतना ही है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शेप चेंज हो गया है बस वाटर का। आ गया समझ में। और समझना इजी है समझना, क्योंकि पहले भी पढ़े हैं ये चीज़। ओके, अब नेक्स्ट है क्लास 7 में बस रिवीजन हो रहा है। ओके, क्योंकि इसी के बेस, इसी चीज़ सॉलिड लिक्विड गैस के ऊपर ही पूरा केमिस्ट्री बेस्ड है ना, तो बस रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है गैस। अ गैस हैज नाइदर अ डेफिनिट शेप नॉर डेफिनिट वॉल्यूम। देखो सॉलिड में दोनों होता है, डेफिनिट वॉल्यूम और शेप। अब लिक्विड में शेप डेफिनिट नहीं होता है, गैस में दोनों डेफिनिट नहीं होता है, गैस तो अलग ही हो गया। द पार्टिकल्स इन अ ग्लास आर फार अपार्ट। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी वीक। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है, इसलिए वो जैसे आप बलून का एग्जांपल ले रहे हो, बलून में जो भी आप एयर भरोगे
वो एयर में जो भी मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स एकदम अलग अलग हो गए, मतलब जितना स्पेस मिलेगा उधर वो चले जाएंगे, एंड द स्पेस बिटवीन स्प्रेड हो जाएंगे, तब यूज करते हैं, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज लार्ज। ओके, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है वो लार्ज होता है। द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, किधर भी मूव कर सकते हैं, और दे कैन फ्लो, दैट इज दे कैन फ्लो। इसलिए गैसेस को भी हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं, इधर लिखा नहीं है लेकिन हम लोग बोलते हैं। Okay, they can be compressed inside a small container and can spread into a large space available to them. मैंने बलून का एग्जांपल लिया। अब एग्जांपल्स क्या है एयर के, सॉरी गैस के? एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, etc. Gases also take the shape of the container in which they are kept. Examples: air when pumped into a football takes the shape of the football. The fragrance of perfume spreads into the whole room because the gaseous particles move rapidly and occupy the whole space. हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी 11 पढ़ना है। टेक टू जार्स लेना है, फिर one of the jars with reddish brown bromine vapors and the other contains air. Invert the empty jar over the jar containing the bromine vapors and remove the lid. You will observe that the colored gas bromine also spreads in the upper jar because it gets more space. It is to be noted that gases flow in all directions. The air in the inverted jar also flows downwards into the jar containing bromine gas. But since air is colorless, we are unable to see its movement. This shows that gases has neither a fixed shape nor a fixed volume. They have no free surfaces. तो अगर अब देखो इसमें ये है कि आपने कोई एक कंटेनर को इन्वर्ट किया, जो भी गैस था वो दूसरे कंटेनर में चला गया। मतलब आपने दो कंटेनर को ऊपर ऊपर ऐसे रख दिया, दोनों का ओपनिंग एक जगह पे रख दिया, और आपने एक में गैस था और वो जो गैस था वो दूसरे कंटेनर में भी चला गया, जितना स्पेस मिला उधर वो स्प्रेड हो गया। चलो पेज 7 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ओके, all the substances that can flow are called fluids. जो भी substances जो flow कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं fluids. Liquids and gases are fluids. Okay? अब next है, ये टेबल पढ़ना है हम लोगों को। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब पहला प्रॉपर्टी है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड्स में नेग्लिजिबल होता है, मतलब ओके, मतलब क्लोजिव एक्ट लीस्ट होता है। लिक्विड्स में मोर देन सॉलिड्स और गैसेस में मोर देन लिक्विड्स। नेक्स्ट शेप, शेप जो होता है सॉलिड्स का फिक्स नहीं होता है। लिक्विड्स में सॉरी, बाय मिस्टेकली मैंने कह दिया, शेप जो सॉलिड्स में जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, लिक्विड्स में फिक्स नहीं होता है, और गैस में भी फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। देखो सॉलिड्स में वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, लिक्विड में भी फिक्स रहता है, लेकिन गैस में फिक्स नहीं रहता। फ्लूइडिटी देखो सॉलिड नहीं फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है, गैस फ्लो करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कंप्रेशन। ओके, दैट इज कंप्रेशन इफेक्ट। देखो ये जो सॉलिड होता है, सॉलिड में कंप्रेशन जो होता है, प्रेशर जो होता है बहुत लो होता है, आप कंप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड जो है उसमें थोड़ा सा हाई होता है सॉलिड के कंपैरिजन, गैसेस में हाईएस्ट हो जाता है। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट है डेंसिटी। देखो डेंसिटी सॉलिड्स में हाई होते हैं, लिक्विड्स में थोड़ा सा लो होता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि आप जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब देखो डेंसिटी क्या होता है। देखो अगर मैं आपको, देखो इसका मतलब हुआ कि मास, एक एक वॉल्यूम में कितना मास होगा वो होता है डेंसिटी, है ना।
तो अगर आपको थोड़ा सा वॉल्यूम मिला, उस वॉल्यूम में आप कितना मास बता पा रहे हो, वही सपोज समझो कि डेंसिटी हुआ। ओके, अब तो डेंसिटी सॉलिड्स में हाई होता है, लिक्विड में थोड़ा सा लो होता है। अब नेक्स्ट है गैस। गैस में तो बहुत ही कम होता है। ओके, अब नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड डिफ्यूज नहीं हो सकता है। लिक्विड्स डिफ्यूज स्लोली स्लोली डिफ्यूज हो जाता है, और गैस फास्ट डिफ्यूज हो जाता है। ओके, ओके, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांस सॉलिड्स आर जनरली ओपेक, wood, stones, etc. Glass are and diamond are transparent. Gases, most of the pure liquids are transparent in nature. All gases, oxygen, nitrogen, carbon dioxide are transparent in nature. Next, lustrate. Among the solids, all the metals have lustrate. Amongst the liquids, mercury is lustrous, gases are not lustrous. अच्छा ठीक है, लास्ट से सॉल्युबिलिटी एंड वो होता है। देखो, कुछ कुछ सॉलिड होते हैं जो वाटर में नहीं सॉल्यूबल होते हैं, इनसॉल्यूबल। देखो होते हैं इनसॉल्यूबल, लेकिन सॉल्ट, शुगर, ये सब सॉल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड्स कैन बी, क्या है, एक सेकेंड ना, हाँ, liquids can be miscible as well as immiscible in water। तो लिक्विड्स जैसे कि आप पेट्रोल और वाटर हो गए, वो इमिसिबल हो गया। ओके, ओके, अल्कोहल विनेगर आर सॉल्युबल, ये मिसिबल हो जाएगा, लेकिन ऑयल एंड वाटर या कि पेट्रोल एंड वाटर ये इमिसिबल हो जाएगा। ओके, next is some gases are insoluble in water. Nitrogen, hydrogen. Uh, Example, nitrogen, hydrogen. Some gases are soluble in water, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, एक्सेट्रा। तो टेबल मैंने आपको थोड़ा सा जनरली बता दिया है। ओके, अब ये आप अच्छे से रीड कर लेना, जो भी डाउट है इस टेबल का कमेंट में पूछ लीजिएगा बस। अब नेक्स्ट है, हाँ, अब डिफ्यूजन पढ़ना है हम लोगों को। The phenomenon of intermixing of one kind of particles with another kind is called diffusion। मतलब आपको ये, जैसे कि आप एक काइंड का पार्टिकल ले लो, उसको दूसरे काइंड के पार्टिकल से अगर वो मिक्स हो रहा है, तो उसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या है? द फेनोमेनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ one kind of particles with another kind is called diffusion। Okay, and next, interconversion of states of matter। Okay, in everyday life we come across substances that change from one state to another when conditions are changed। I mean, the interconversion of states of matter क्या होता है? Interconversion of states of matter is the process by which matter changes from one state to another and back to its original state without any change in its chemical compositions when conditions are changed। जैसे कि आपने सॉलिड को लिक्विड में बदल दिया, लिक्विड को गैस में बदल दिया, गैस को भी लिक्विड में बदल दिया, लिक्विड को भी आपने सॉलिड में बदल दिया। ओके, कुछ केमिकल चेंज नहीं हुआ, बस फिजिकल चेंज हो गया। ओके, बस ये हुआ इसका आंसर। अब नेक्स्ट है, नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ। ओके, अब मैं केमिस्ट्री, ओके, हाँ, okay. The change in the state of matter is mainly caused by change in temperature। जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो, तो उसमें इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर होता है। सेकेंड क्या है? बाय अप्लाइंग प्रेशर। इन दोनों कारणों से मैटर, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, first is change of state by changing the temperature। When temperature increases, a solid changes into a liquid and then into vapor, and then temperature decreases, just the reverse happens
For example, water is a liquid under ordinary conditions, but when it is kept in a refrigerator, it gets cooled and changes into ice at 0 degrees Celsius. Ice, when kept at room temperature, again changes back into liquid water. Water when heated, water when heated starts changing into steam above 100 degree Celsius. But when this steam is cool, it again changes into its liquid फॉर्म. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई सॉलिड को अगर आपने रूम टेम्परेचर में रखा, वो लिक्विड में, देखो व्हाट इज अ लिक्विड अंदर, ओके हाँ. अब इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने आइस को रूम टेम्परेचर में रखा तो वो लिक्विड में बदल गया. लिक्विड को again ice when kept at room temperature again changes back into its liquid. और अगर आपने उसी लिक्विड को अगर आपने रेफ्रिजरेटर में रखा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो कूल हो गया. ओके, वो आइस में कन्वर्ट हो गया, वाटर जो आपने रेफ्रिजरेटर में रखा. क्लियर. आइस को अगर आप हीट करोगे तो वाटर में बदल जाएगा, वाटर को अगर आप कूल करोगे तो आइस में बदल जाएगा. Water when heated starts changing into steam above 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर स्टीम में कब चेंज हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो बॉयल होता है इस टेम्परेचर पे. बट व्हेन दिस स्टीम इज कूल, इट अगेन चेंज इन द लिक्विड फॉर्म. जब हम लोग स्टीम, जो भी स्टीम आया उस स्टीम को अगर हम लोग कूल कर दी तो फिर वाटर में बदल जाएगा. Okay, in all three states, the properties of water remain the same when a substance changes from solid to liquid or liquid to vapor. Heat energy is observed, but when vapor changes to liquid or liquid changes to solid state, same amount of heat energy is involved. The net energy change is almost zero, but because change of state does not change the chemical composition of the substance. जो भी आपने सपोज सॉलिड को लिक्विड बदला, लिक्विड को सॉलिड में बदला, लिक्विड को आपने गैस में बदला, गैस को आपने लिक्विड में बदला, उस पे कुछ भी केमिकल कंपोजिशन नहीं हुआ, मतलब नया सब्सटेंस नहीं बना. बस फिजिकल अगर नया सब्सटेंस बन जाता तो वो अलग ही प्रॉपर्टी सेम हो, मतलब प्रॉपर्टी नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना, वो वही सब्सटेंस है, बस फिजिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं, मतलब फिजिकल में थोड़ा सा चेंज हो गया. ओके, बस ये हुआ इसका. तो अब नेक्स्ट है another example is wax. When you ignite पहले क्या तो लिखा है, एक सेकेंड जूम करता हूँ मैं. When you ignite a candle, solid wax melts into liquid wax, which rises in the wick. The wax near the glowing wick melts, and some part of the molten wax trickles down and solidifies. ओके, तो अगर आप सॉलिड वैक्स को हीट करने पे मोल्टेन वैक्स से बना, मोल्टेन वैक्स को कूल करने पे सॉलिड वैक्स बना. बस ये बात करते हैं. ओके, अब नेक्स्ट है, इधर डायग्राम भी ये बना हुआ मोल्टेन वैक्स सॉलिड वैक्स का स्टेट्स ऑफ वैक्स में. ओके, नेक्स्ट इट both the above cases, the change of state of substance is due to change in temperature. Effect of increasing temperature on states of matter. अगर आप मैटर पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? मैंने अब देखो द पॉली द प्रोसेस. ओके, मैं देखो ग्रीन बॉक्स पे डायरेक्टली आ जाता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफ तो पता ही क्या होता है ये चीज़ है ना, क्लास 6 में भी आप पढ़े होंगे. ओके, नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इन इट्स solid state changes into liquid state on heating is called melting or fusion. अगर आप कोई भी सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो लिक्विड स्टेट में बदलेगा. उससे कैसे बदलेगा? हीट करने पे. उसको हम लोग मेल्टिंग या कि फ्यूजन बोलते हैं. अब जिस टेम्परेचर पे सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड पे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ओके, एज द लिक्विड इज हीटेड, its particles start gaining energy and move more vigorously, which further increases the gaps between the एक सेकेंड.
which further increases the gaps between the particles and decreases the force of attraction between them. Okay. अब उसी लिक्विड को अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो है में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा ना। अब और फोर्स अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाएगा। द लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस। ओके। अब कोई भी लिक्विड, अब नेक्स्ट इवेपोराइजेशन है कि वेपोराइजेशन, दोनों सेम ही चीज़ है। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखो अगर आप कोई भी लिक्विड को अगर आप हीट करोगे और वो हीट करने पर जो वेपर स्टेट पे आ जाएगा, अपने वेपर स्टेट पे, उसी उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे वेपोराइजेशन या कि इवेपोराइजेशन। लेकिन अब बॉइलिंग में क्या होगा, आप थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करोगे। ओके। व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। देखो वेपोराइजेशन इवेपोराइजेशन ये जो सेम ही टर्म है। ओके। ये जो है ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है ना। लेकिन बॉइलिंग जो है वो रूम टेम्परेचर में नहीं, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। अब डिफरेंस क्या है, इवेपोरेशन कैन आल्सो टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर बट इट बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग। इवेपोराइजेशन फास्टर कैसे होगा, इवेपोराइजेशन फास्ट कैसे होगा, बॉइलिंग से। हम लोग हीट करेंगे तब वो फास्ट हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट है द जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड ही स्टार्ट हो रहा है बॉइलिंग, मतलब बॉयल हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल हो रहा है अपने गैसियस स्टेट में बदल रहा है, उसके हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को। ओके। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, कम करोगे मतलब, तो क्या होगा, है ना, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। अब नेक्स्ट है देखो अगर आप गैस को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड of by which a substance in its gaseous state gets converted into its liquid state by थोड़ा सा कूल करके is called कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन। ओके। अब एग्जाम में अगर आएगा कि कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन, कंडेंसेशन का सेकेंड नेम क्या है, तो आप लिखो कि लिक्विफेक्शन। ओके। अब क्या होता है प्रोसेस, कोई भी लिक्विड को अगर आप कोई भी गैस को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन या कि लिक्विफेक्शन। नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे गैस लिक्विड में चेंज हो रहा है उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन पॉइंट। ओके। ये डेफिनेशन आप रीड कर लेना। नेक्स्ट है उसी लिक्विड को कूल करने पे, फ्रीज करने पे, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। कोई भी लिक्विड स्टेट को अगर आप सॉलिड स्टेट में बदलोगे तो वो फ्रीजिंग, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग या कि सॉलिडिफिकेशन। और जिस टेम्परेचर में फ्रीजिंग या कि सॉलिडिफिकेशन हो रहा है उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट्स बाय चेंजिंग द प्रेशर। ओके। प्रेशर की इधर बात कर रहा है। अब देखो the state of substance can also be changed by applying pressure. For example, gases on increasing pressure changes into its liquid form. This is how we can obtain liquid oxygen, liquid carbon dioxide, liquid cooking gas, etc. द कुकिंग गैस। ओके। अब सब्लिमेशन क्या होता है, देखो सब्लिमेशन पढ़ते हैं। अगर आप सॉलिड को अगर आप सॉलिड कोई भी सॉलिड, जैसे कि एग्जांपल ले लूँ मैं, जो आप कॉकरोच को भगाने के लिए आप यूज़ करते हो ना एक सब्सटेंस, नेपथेलिन बॉल्स, है ना, वो आप कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि वो हवा में उड़ जाएगा, है ना। तो कैसे क्या हुआ इसमें क्या हो रहा है सब्लिमेशन में, द सॉलिड when a substance changes, the process by which a substance changes directly into its
gaseous states without changing into its liquid state is called sublimation, है ना, डायरेक्टली। बस नेपथलीन बॉल से नहीं होते, और भी होते हैं, जैसे कि आयोडीन कैम्फर, आयोडीन क्रिस्टल्स कैम्फर। लेकिन अगर आपको ये बचाना है तो आप क्या करोगे, आप एक ग्लास लोगे, बॉल लोगे, उस बॉल पे वो कुछ पार्टिकल्स चिपक जाएंगे तो बच जाएगा वो सब्लिमेशन होने से, है ना। अब डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन मतलब कि गैस को अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको आप बोलते हैं डिपोजिशंस। बस यहाँ तक हो गया, ओके। अब नेक्स्ट, तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, तो चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया है, ओके। तो क्वेश्चन आंसर्स जो है इसके, ये मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं दूंगा, और अभी आप जो मैंने अभी पेज खोला उसका कॉपी भी मत करना, मैं आपको एक शॉर्ट्स में दे दूंगा, यूट्यूब शॉर्ट्स में, ठीक है। नोट्स जो भी है इस चैप्टर के, आगे समझ में कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दे दूंगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो गया केमिस्ट्री का। होप आपको समझ में आ गया होगा, जो भी डाउट होगा आप पूछ लेना। अब एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको फर्स्ट वीडियो का डाउट है ना तो फर्स्ट वीडियो के कमेंट्स में पूछना, सेकंड वीडियो के कमेंट्स में मत पूछना, तो कंफ्यूजन हो जाता है, ओके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको समझ आया होगा। तो चलिए, बाय।